हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, मिशन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के अंतर्गत हम लोगों ने इतिहास, भूगोल और अन्य पाठ्यक्रम की चीज़ों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनसे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाइए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, अर्थशास्त्र जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि यह आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है। ठीक है। और जबकि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र में नियम और सिद्धांत दिए गए हैं उसी को व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थशास्त्र में क्या हम देखते हैं? हमारे पास नियम, सिद्धांत का वर्णन किया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वह हमारे सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से, ठीक है, अप्लाई करना, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार या वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम एक एक करके सभी को देखेंगे कि क्या होता है। पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिनमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। ठीक है। और वस्तुओं के, सेवाओं का उत्पाद निजी लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है। मतलब कि किसी एक निजी चीज़ों के लिए जो सेवाएं, उत्पाद और वस्तुओं को आपको प्रदान की जा रही है, उसमें क्या हो रहा है? वो हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं ये हैं कि यह निजी संपत्ति का अधिकार है। अधिकतर लाभ का उद्देश्य, जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें हम प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें लाभ पर फोकस करना होता है। ठीक। आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, इकोनॉमी की जो चीज़ें हैं उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। मांग और पूर्ति का महत्व और सरकार के हस्तक्षेप का अभाव। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है। आप अपने हिसाब से जो भी पूंजीवादी अपने ऑर्गेनाइजेशन को या व्यवस्था को चला रहा है वो उसका कंट्रोल उस पर ज़्यादा होता है। तो आगे देखते हैं क्या है इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में वस्तुओं और सेवाओं की विविधता व गुणवत्ता। इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था हमें USA में देखने को मिलती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के जो विविधता है और उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको भी क्या कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं दूसरी अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरी अर्थव्यवस्था हमारे पास समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसे हम राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इसका मॉडल किसने तैयार किया था? ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बार बोलता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रारूप है वो किसके सिद्धांतों पर है या किसने इसको प्रस्तुत किया है। तो इनका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य क्या वह सामूहिक स्वामित्व होता है।
इसमें सरकार के पास सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमें रूस में देखने को मिलती है। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो कंट्रोल है वो सरकार के पास होता है। ठीक है, सभी चीज़ों का कंट्रोल, चाहे वो आपका वस्तु का हो या सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हों आपको, उसका जो नियंत्रण है वो सरकार के पास होता है। दूसरे भाषा में कहें तो शक्तियां जो हैं वो सरकार के पास होती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमें रूस में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं कुछ इसकी विशेषताओं में देखिए, उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व, केंद्रीकृत नियोजन और राज्य व सरकार की व्यापक भूमिका, जैसा मैं शुरू में ही आपको इसके डिस्कशन में बता दिया था। आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिश्रित करके इस अर्थव्यवस्था का जो मॉडल तैयार किया गया था वो उस पर आधारित था। तो अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो इसमें देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सरकार और निजी क्षेत्र के दोनों सहयोग के रूप में अपना आपका जो है सेवाएं और वस्तुएं आपको प्रदान की जाती हैं। इसकी विशेषताएं क्या हो सकता है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। सरकार भी आपके साथ काम कर रही है और आपका निजी क्षेत्र भी है वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं। आर्थिक नियोजन हो रहा है और सरकार की नियामक रूप से भूमिका है इसमें। तो दोस्तों, इसमें देखा हमने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जो हमारा भारत है, हमारा भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही होती है। तो अगर बोला जाए कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो भारत जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये है कि किस तरीके से आप अपनी जो आर्थिक है उस आर्थिक के रिसोर्सों को यूज़ करना है, आपको कैसे अपने पास जो भी आपके संसाधन हैं उसको किस तरीके से भविष्य को देख के उसको यूज़ किया जाए। तो इसके लिए देखिए, राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। ठीक है, तो आपके हमारे जो देश में जितने भी संसाधन या रिसोर्स हमारे पास हैं उसको हम किस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारे कंट्री या देश का जो है विकास हो जाए। ठीक है, वो विकास की ओर बढ़े। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें राज्य के द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानविक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय व नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो अगर आर्थिक नियोजन की एक प्रॉपर बात की जाए आपको समझाने के लिए, तो आपका जैसे आपको महीने की स्टार्टिंग में सैलरी मिल गई, ठीक है, तो आपको पास एक फिक्स अमाउंट आ गया कि मुझे इस फिक्स अमाउंट में अपनी ग्रोथ देखनी है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें आपको लेनी हैं, जो आपकी नीड है उसको पूरा करना है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए, ठीक है, या अगर एक देश के रूप में बात किया जाए तो उस देश में जितने भी प्राकृतिक और मानविक, ठीक है, मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं उसको एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित अवधि में, और जो सुनिश्चित आपके पास संसाधन हैं उसका उपयोग करके किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये बात थी हमारी जो है आर्थिक नियोजन की। अब कुछ फैक्ट के बारे में देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन को रूस ने अपनाया था।
ठीक है। तो रूस जो है वह इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाने वाला पहला देश है और भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में दिया गया है और आर्थिक नियोजन की रूपरेखा रूस के आर्थिक नियोजन पर आधारित है। ठीक है, तो पहली बात तो बुक पूछ लेता है कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने लिखा है। ठीक है, तो इनका नाम आप ध्यान दीजिएगा, एम विश्वेश्वरैया ने इस बुक को लिखा है। और भारत की जो आर्थिक नियोजन की रूपरेखा है वह किस पे आधारित है, तो वह रूस पर आधारित है। अगला फैक्ट देखते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट है, वह राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना 1938 में किया गया था। ठीक, कब किया गया था, ये कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में किया गया था जो कि हरिपुर में हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो यहाँ पे आपको मार्क करने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, और इसे कब लाया गया प्लान, मतलब इसे कब अस्तित्व में लाया गया, तो इसे कांग्रेस के 51वें अधिवेशन जो कि हरिपुर में हुआ था या हरिपुर के अधिवेशन में इसको हम लोगों ने अपने जो है स्थापना इसकी की गई थी 1938 में। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे आर्थिक नियोजन से रिलेटेड। आर्थिक नियोजन से रिलेटेड देखिए ये दो फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, बॉम्बे प्लान है, बहुत ज़्यादा डीपली इसके लिए आपको नहीं समझना है, इसको बस आपको इतना ध्यान देना है कि 1944 में 8 उद्योगपतियों ने, ठीक है, 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया था। बहुत नॉट सो इम्पोर्टेंट है, आप इसको नॉर्मली देख सकते हैं। आगे देखते हैं योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग देखिए क्या है, तो योजना आयोग जो है देश की आर्थिक समृद्धि और विकास हेतु योजना का निर्माण करने के लिए देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी व संतुलित उपयोग करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो योजना आयोग का गठन क्यों किया गया, योजना आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि हमारे देश में जो भी संसाधन हैं, ठीक है, उसका उपयोग करके हम देश की आर्थिक विकास कैसे कर सकें। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से नए योजनाएं ला सकें, उसी के लिए हम लोगों ने योजना आयोग की स्थापना की थी। अब इसकी सिफारिश किसने की थी, तो इसकी सिफारिश केसी नियोगी ने की थी। कब की थी, 15 मार्च 1950 में की थी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वह जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं गुलजारी लाल नंदा थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। इसके आगे देखिए 1 जनवरी 2005 ने योजना आयोग की जगह कौन ले लिया, नीति आयोग ने ले लिया। तो 1 जनवरी 2005 से जो है हमारा नीति आयोग स्टार्ट हो गया। आगे देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसे एनडीसी भी बोलते हैं। इसकी स्थापना देखिए अगस्त 1992 में की गई थी और इसकी बैठक जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में संपन्न की गई थी। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए। ठीक है, अगर बाय चांस पूछता भी है तो अध्यक्ष के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जैसा कि हम लोगों ने देखा योजना आयोग को ही चेंज करके
1 जनवरी 2015 को क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अब नीति आयोग क्या है, देखिए नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक तथा नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। ठीक, तो काम जो है वो इस तरीके से इसका करना है। आगे देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो हैं वह नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और मुख्य कर्मचारी अधिकारी जिसे CEO बोलते हैं वह अमिताभ कांत हैं। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों देखिए, आपके PET पेपर में पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न आना कन्फर्म है। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा। पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आना कन्फर्म है और एक प्रश्न मैं इसको देख रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या पंचवर्षीय योजनाएं हैं। देखिए, हम लोगों ने बहुत ही संक्षेप में रखा है पंचवर्षीय योजनाओं को, ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हेलार्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी और यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस योजना का जो उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड भी ध्यान दीजिएगा, 1951 से 1956 तक। अब इस पंचवर्षीय योजना में क्या था, इस पंचवर्षीय योजना में देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करना जो है हमारा प्राथमिकता था। ठीक है, आपके पास पहले खाने की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में हमें वृद्धि करनी थी इस पंचवर्षीय योजना में और खाद्य संकट का समाधान करना था। और आधारभूत जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको हमें देखना था, जैसे सिंचाई करना, सड़क निर्माण, जल विद्युत, ये सारी चीज़ों पर हम बल दे रहे थे। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना है। और इसमें हमारी योजना जो है वो कृषि को उच्च प्राथमिकता देना और खाद्य संकट का समाधान करना और आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे सड़क निर्माण, परिवहन, सिंचाई, इन सभी पे हमको क्या करना था, फोकस करना था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो देखते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना तथा उद्योगों का विकास करना जो है हमारा प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस योजना में भिलाई का लौह इस्पात संयंत्र, ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और उसे USSR यानी वर्तमान में रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, तो भिलाई लौह इस्पात जो संयंत्र है, स्टील प्लांट जो आपका है भिलाई का छत्तीसगढ़ में, उसे इस योजना के अंतर्गत बनाया गया था। और इसमें राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है और इसको किसके सहयोग से बनाया गया था, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो वेस्ट बंगाल में है और इसे UK के सहयोग से बनाया गया था। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का भी निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मैं भिलाई की बात करूं,
राउरकेला की बात करूं, दुर्गापुर की बात करूं, ठीक है, या इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करूं, ये सभी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक था और यह योजना जे सैडी, सुखमय चक्रवर्ती, महाल नोविस मॉडल से प्रभावित था और इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक, और इसी योजना के अंतर्गत बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया था। आगे देखते हैं। देखिए, जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसमें भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में और भारत पाक युद्ध जो हुआ है 1965 में, ठीक है, और 1965 से 66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने के कारण ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरीके से असफल मानी जाती है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भारत और चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 के कारण और जो सूखा हो गया हमारे देश में, उस समय सूखा का भी था, प्रॉब्लम आ गया, तो उसके वजह से भी ये क्या हो रहा है, हमारा ये योजना हमारी असफल हो गई। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत FCI, IDBI और MSP जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसकी भी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं योजना अवकाश। योजना अवकाश देखिए, तो देखिए योजना अवकाश जो है उसका टाइम पीरियड आपके लिए इम्पोर्टेंट है 1966 से 1969 तक। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखिए भारत का चीन और पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा है उसके कारण जो है हमारी जो वित्तीय स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 वर्ष का योजना बनाया था जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्लान हॉलीडे भी इसको बोला जाता है, ठीक है, योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे बोला जाता है, ठीक। अब इसमें देखिए इसी में जो है हमारा क्या होता था कि इस दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया था और इसमें अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण, उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई की क्षमता का विस्तार करके हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो योजना अवकाश के अंतर्गत ही हम लोगों ने क्या किया था, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी जो कि आपके PET सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। हरित क्रांति का अलग से एक टॉपिक लिखा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि योजना अवकाश 1966 से 1969 तक क्या किया गया था, हरित क्रांति की भी इसमें आपको शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। यह पंचवर्षीय योजना जो है आपका वह DR गाडगिल के मॉडल पर आधारित थी, ठीक, और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकारिक प्राप्ति करना, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैक्ट। आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से 3 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट रखनी है। पहली चीज़ कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑपरेशन फ्लड जिसे श्वेत क्रांति भी कहा गया था इसी योजना में ही प्रारंभ किया गया था, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है पीटी के लिए। ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी, तो ऑपरेशन फ्लड चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। आगे देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1989 तक है, ठीक है। इस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य था। अब इस योजना में क्या हुए हैं भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस योजना में आरआरबी की स्थापना की गई थी और जिसमें पहला बैंक आपका प्रथमा बैंक
मुरादाबाद में खोला गया था। ठीक है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक बोला जाता है जिसको, इसके अंतर्गत इसको स्थापना की गई थी और सबसे पहला आरआरबी बैंक जो था उसे प्रथमा बैंक बोला गया। ठीक है, और काम के बदले अनाज की जो प्रक्रिया है, ठीक है, योजना कार्यक्रम जो चालू हुई काम के बदले अनाज, वह इसी योजना में चालू की गई थी। आगे देखते हैं अनवरत योजना। ठीक, अनवरत योजना जो है आपका, यह 1978 से 1980 तक चली थी। ठीक है, तो अनवरत योजना का प्रतिपादन देखिए गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना ये आपका 1980 से 1985 तक चला था और यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। ठीक, और इसी योजना के अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और नाबार्ड की स्थापना। अगला देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 तक चली थी। और इस योजना जो है, ये योजना जो आपकी है वह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का उद्देश्य गरीब रोजगार वृद्धि करना और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करना। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया था और सेबी की स्थापना की गई थी। तो सेबी ध्यान दीजिएगा, सेबी की स्थापना जो है वह इसी योजना के अंतर्गत की गई थी। अगला देखते हैं योजना अवकाश। योजना अवकाश देखिए क्या है, योजना अवकाश जो है वह 1990 से 1992 तक चली थी। यह योजना देखिए 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। 1991 में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए थे। इस आर्थिक सुधारों को अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया था। ठीक, तो आगे देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह आपका सर्वांगीण मानव विकास का उद्देश्य रखते हुए इस योजना का आरंभ किया गया था और यह 1992 से 1997 तक यह योजना चली और प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने तथा 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास इसी योजना से किया गया था और सभी गांवों तथा पेयजल टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्साओं सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। तो उसी के अंतर्गत मिड डे मील जो है आपका 1995 में, ठीक है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था की जाती है, तो उसमें क्या किया गया था कि मिड डे मील की भी आपका स्थापना किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक चली थी और इस योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था और सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था, इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम काल किया गया था, कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी थी वह 8% तक पहुंची थी। ठीक है, तो यह हमारी जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना है और इस पंचवर्षीय योजना में शहर आधारित संरचना जैसे कि दूरसंचार, बिजली आदि क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने की बात की गई थी और इस योजना में ग्राम आधारित संचारण एवं सड़क के विकास, ठीक है, इन सभी पर बल दिया गया था। अगला देखते हैं। अगला है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली थी। इस योजना का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना तथा समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। ठीक है, अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही द्वितीय हरी क्रांति पर बल दिया गया तथा राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय बीमा योजना आदि की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य तीव्र
सतत एवं अधिक समावेशी विकास को लक्ष्य को प्राप्त करना था। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, वह आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, यह योजना जो है आपका 2012 से 2017 तक चली थी। आगे देखते हैं हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति चालू करते हैं हम लोग। हरित क्रांति आपके लिए सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति देखिए क्या है। हरित क्रांति जो संबंधित है वह आपका उन्नत किस्म के बीजों और कीटनाशकों तथा उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया था। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गैंड के द्वारा किया गया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 तक की गई थी, जो कि आपका योजना अवकाश के दौरान ये पीरियड था। ठीक है, जिसे प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है। अब इसके ज़रिए इसका श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय देखिए भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक, और 2006 में विज्ञान कांग्रेस में APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का जो है आह्वान किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये साइड में आपको टेबल पे दिख रहे हैं कि हरित क्रांति देखिए क्या है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर और मांस से उत्पादन है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो इसको भी आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि कौन सी क्रांति जो है किससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो है संबंधित है वो किससे है? ठीक है, दुग्ध क्रांति भी इसको बोलते हैं। तो भारत में दूध की कमी को दूर की जा सके इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, इस क्रांति को लाया गया था। ठीक है, अब इसे 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो जनक माना जाता है, श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक, आगे तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ठीक, तो भारत का पहला बैंक जो है वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी और यह कलकत्ता में स्थित था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो भारतीय थे वो इस बैंक पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, तो ये आगे चल के क्या हुआ, 1932 में इसका जो है संचालन अंग्रेज़ों के द्वारा बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान द ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक स्थापित किए। ठीक है, तो 3 बैंक जो है इनको प्रेसिडेंशियल बैंक भी कहा जाता था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल बैंक इनको कहा जाता था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको स्थापित किया गया था। और इन 3 बैंकों को बाद में 1921 में एक बैंक में मिला दिया गया। ठीक है, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक, तो इतना आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला बैंक जो भारत का था वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने 3 बैंकों की स्थापना की, जिसे प्रेसिडेंशियल बैंक कहा गया। ठीक है, प्रेसिडेंशियल बैंक कहा गया। इसमें कौन कौन से बैंक शामिल थे? बैंक ऑफ बंगाल,
उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, उसके बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, 3 बैंक शामिल थे। बाद में इसको क्या किया गया, 1921 में इसको समावेशित करके दोनों सबको मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में 1955 में जो है वह राष्ट्रीयकृत किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, ठीक है, जो कि वर्तमान का सार्वजनिक सबसे बड़ा बैंक है। तो अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए भारत में, तो भारत में बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से चालू हुआ। पहले देखिए इंपीरियल बैंक आया। इंपीरियल बैंक में 3 बैंक थे, तीनों बैंक को मिला के हमने क्या बना दिया, प्रेसिडेंशियल बैंक बना। प्रेसिडेंशियल बैंक के बाद हमने क्या किया, प्रेसिडेंशियल बैंक को मिला के हमने फिर इसका नाम 1921 में बदल के इसको तीनों बैंक को मिला के हमने क्या बना दिया, हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। अब 1955 में इसे हमने राष्ट्रीयकृत किया और इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया, ठीक। अब कुछ फैक्ट है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, केवल उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी जमा पूंजी जो है 50 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। तो राष्ट्रीयकृत किया गया जो बैंक थी उसमें, तो उसमें से 14 बैंकों को हम लोगों ने छाटा और उसका राष्ट्रीयकरण किया, इस पैरामीटर पे किया कि उनकी जो जमा पूंजी है वह 50 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। तो इसके कुछ नाम हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, ठीक है। तो ये सभी बैंक जो थे कब आपके, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें ये सभी बैंक आपके सामने दिख रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया और ये सभी बैंक आपको दिख रहे हैं। उसके बाद हमने देखते हैं कि फिर कब किया गया राष्ट्रीयकरण, तो देखिए 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन ये थी कि जिनकी जमा पूंजी कितनी होगी, 200 करोड़ से अधिक होगी। तो इसमें देखिए पहला बैंक है आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक, ठीक है। तो बैंकों से कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक बार उसका बस ओवरव्यू लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं भारत में पहला बैंक जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसे 1770 में बनाया गया था और भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक, ठीक, अवध वाणिज्य बैंक था जिसे 1881 में बनाया गया था। और भारतीय पूंजी के साथ पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था और इसके संस्थापक जो थे वो लाला लाजपत राय थे और यह 1894 में बनाया गया था, ठीक। लेकिन पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक जो है वो CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1911 में बना था, यह पहला स्वदेशी बैंक था। देखिए जो भारतीय पूंजी के साथ है, तो ये सिर्फ बैंक बना था, भारतीय पूंजी मतलब भारतीय लोगों ने मिलके बनाया था, लेकिन इसमें जो पैसे थे वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके पैसे रहते थे, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें ये भारतीयों के द्वारा भी बनाया गया था और इसमें भारतीयों के ही पैसे थे। तो ये बात थी जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे देखते हैं। आगे है भारत में पहला विदेशी बैंक जो है वो HSBC है और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक है। विलय के बाद भारत में कुल 12 PSB है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो भारत में कुल जो है 12 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक। तो आगे देखते हैं।